हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। आप सभी के बीच में क्लास 9 बिहाइव का प्रोज सेक्शन के सारे चैप्टर्स जो कि आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर वाइज 40 टू 50 वर्ड्स में, जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में भी बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको हमने यहाँ कलेक्ट किया है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, द फन दे हैड। द फन दे हैड का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। तो आपको पता ही होगा 2157 में ये स्टोरी प्लॉट है। और मार्गी स्कूल से हेट क्यों करती थी? बिकॉज मार्गी कभी भी घर में अकेले नहीं पढ़ना चाहती थी, और उसके पास एक मैकेनिकल टीचर था। वो लेसन्स जो पढ़ाए जाते थे वो काफ़ी बोरिंग थे, रिपीटेटिव थे और डिफ़िकल्ट थे, और वो मिस करती थी द फन ऑफ लर्निंग टुगेदर विद क्लासमेट एंड एंजॉइंग द लिवली एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल्स। शुरू में तो उसे वो बुक बड़ी बेकार लगी, बट जैसे-जैसे थोड़ा टाइम बीता तो उसे वो बुक्स बहुत अच्छी लगने लगी। सो दैट्स व्हाई देयर इज़ अ लास्ट लाइन दैट शी मिस्ड द फन एंड लर्निंग टुगेदर with classmates and enjoying lively atmosphere of traditional schools. Second question, what was the old book about and why was it special? तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो ओल्ड बुक्स था वो काफ़ी बात करता है ट्रेडिशनल स्कूल के बारे में, जहाँ पर बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं क्लासरूम में और टीचर ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे। और ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि वहाँ पर जितनी सारी चीज़ें होती थी वो प्रिंटेड होती थी पेपर पे, जो देखने में उस वक़्त 2157 में काफ़ी स्ट्रेंज और एक्साइटिंग लगती थी, और मार्गी और टॉमी के लिए एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस वक़्त के टाइम में टेली बुक जैसा कॉन्सेप्ट था, ना कि बुक और पेपर जैसा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वाज़ मार्गीज़ स्कूल डिफरेंट फ्रॉम स्कूल ऑफ द पास्ट? तो मार्गी का जो स्कूल था वो उसके घर में ही एक कमरे में था, जहाँ पर वो मैकेनिकल टीचर से कंप्यूटराइज़्ड लेसन सीखा करती थी। बल्कि जो पास्ट के स्कूल हुआ करते थे वहाँ पे क्लासरूम्स होते थे, ह्यूमन टीचर्स होते थे, ग्रुप लर्निंग होती थी, और एजुकेशन को काफ़ी इंटरैक्टिव, एन्जॉयबल और सोशियबली एंगेजिंग बनाया जाता था। दिस इज़ व्हाट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज़ द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ टीचर्स? तो ये स्टोरी सजेस्ट करती है कि ह्यूमन टीचर्स बहुत ही एसेंशियल है हमारी लाइफ में। किस लिए? इमोशनल सपोर्ट्स के लिए, गाइडेंस के लिए और मोटिवेशन के लिए। जबकि मैकेनिकल टीचर, उनके अंदर वार्मथ या पर्सनल कनेक्शन नहीं होता। वो सिर्फ़ हमारी लर्निंग को एन्जॉयबल बना सकते हैं और मीनिंगफुल बना सकते हैं स्टूडेंट्स को। बट जब स्टूडेंट को इमोशनल सपोर्ट, गाइडेंस और मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तब वो अकेला अपने आप को पाएँगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड मार्गी फील स्कूल ऑफ द पास्ट वर मोर? मार्गी का ऐसा मानना था कि पा जो पास्ट के स्कूल थे वो काफ़ी मोर फन वाले थे। क्योंकि उस वक़्त सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ रहते थे, खेलते थे, और सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस वाली होती थी उसको शेयर करते थे। ग्रुप ग्रुप लर्निंग अच्छी होती थी, और वो ग्रुप लर्निंग उनकी फ्रेंडशिप को एनकरेज करती थी, कोऑपरेशन करती थी, और हैप्पीनेस इंक्रीज़ होता था। और इसके साथ ही साथ बच्चे वहाँ पर लोनली नहीं रहते थे। लेकिन आज के वक़्त में मार्गी और टॉमी के टाइम में चीज़ें काफ़ी अलग हैं। वो लोनली है और कंप्यूटराइज़्ड एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, द साउंड ऑफ म्यूजिक बाय एवलिन ग्लीनी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड एवलिन ग्लीनी ओवरकम ओवरकम हर डिसेबिलिटी। तो एवलिन ग्लीनी अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको ओवरकम करती हैं अपने डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से। उसने म्यूज़िक को सेंस करना स्टार्ट किया, उसको महसूस करना स्टार्ट किया थ्रू वाइब्रेशन इन हर बॉडी। और इसके साथ ही साथ उसके डेडिकेशन, कांस्टेंट प्रैक्टिस से वो वर्ल्ड फेमस परक्यूसियनिस्ट बन गई। व्हाट रोल डिड रॉन फॉप्स प्ले इन एवलिन्स लाइफ? सेकंड क्वेश्चन, रॉन फॉप्स ने एवलिन को गाइड किया, टीच किया, और उसे ये कहा कि वो म्यूज़िक को वाइब्रेशन के थ्रू फील करे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और उसका यही इनकरेजमेंट और यूनिकनेस ऑफ ट्रेनिंग मेथड, इसने एवलिन गिलनी को बहुत हेल्प किया टू डेवलप कॉन्फिडेंस, सेंसिटिविटी एंड म्यूजिकल एक्सीलेंस। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें इस चैप्टर से, हाउ डिड एवलिन प्रूव दैट फिजिकल डिसेबिलिटी नॉट अ बैरियर टू सक्सेस? एवलिन ग्लिनी ने ये प्रूव किया जब वो इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा फेमस और रिनाउंड म्यूजिशियन बन गई अपनी डिफनेस के बावजूद। इसमें उन्होंने शामिल किया डिटर्मिनेशन को, डिसिप्लिन को, और इनोवेटिव लर्निंग टेक्निक्स को। और जब ये सारी चीज़ें उनके अंदर आ गईं, तो उनका जो लिमिटेशन है और उनका जो डर है, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, और उन्होंने
मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड को इंस्पायर किया। पार्ट 2, बिस्मिल्लाह खान। वाई इज़ बिस्मिल्लाह खान कंसिडर्ड अ ग्रेट म्यूजिशियन? तो बिस्मिल्लाह खां बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस थे अपने शहनाई को लेके, और इनकी जो शहनाई थी वो अपने क्लासिकल परफॉर्मेंसेस और साथ ही साथ इन्होंने वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन उससे हासिल की थी। शहनाई के लिए और म्यूज़िक के लिए इनका जो डिवोशन था, सिंप्लिसिटी थी और लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन था, ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड दिलाता है, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और लास्ट में इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज बिस्मिल्लाह खान्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वेल्थ एंड फेम? तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में ये कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक काफ़ी सिंपल और हम्बल रहे। काफ़ी फेम मिलने के बाद भी उन्होंने हमेशा वैल्यू की म्यूज़िक को, ट्रेडिशन को और स्पिरिचुअलिटी को। उनके लिए मटेरियलिक वर्ल्ड जैसा कुछ नहीं था। वो हमेशा सक्सेस को प्रायोरिटी देते तो थे, लेकिन मटेरियलिस्टिक को नहीं, स्पिरिचुअल सक्सेस को वो इम्पोर्टेंस देते थे। और उनका ऐसा मानना था कि मटेरियल वेल्थ को कभी भी सक्सेस के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आएगा तो वो लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख देगा। 11th क्वेश्चन, व्हाट शोज बिस्मिल्लाह खान्स डीप लव फॉर इंडियन कल्चर? तो यहाँ पे आंसर देखिएगा, हिज अटैचमेंट टू बनारस, लव फॉर गंगा, रिफ्यूज़ल टू सेटल इन अब्रॉड, ये सारी चीज़ें उन्हें इंडियन कल्चर के लिए डीप लव दिखाती हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इंडियन कल्चर को और ट्रेडिशन को संभाले रखने में एक बड़ी भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चैप्टर नंबर 3, द लिटिल गर्ल। पहले सवाल पूछा गया है, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? तो यहाँ दिखाया जाता है कि केजिया अपने पिताजी से इसलिए डरती क्योंकि उसके पिताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, रिजर्व्ड हैं, और किसी भी छोटी छोटी बात पे काफ़ी ज़्यादा इजीली इरिटेट हो जाते हैं। उनका टोन भी काफ़ी हार्श है, मतलब मेलोडियस नहीं है, और इतने डिसिप्लिन बिहेवियर में है कि इसका डिसिप्लिन बिहेवियर उसे नर्वस और बाकी सारी चीज़ें जो उसकी लाइफ में होनी चाहिए, लाइक लव, कंफर्ट और इमोशंस, जो वो अपने पेरेंट्स से आसानी से बात कर सके, इन चीज़ों से वो काफ़ी दूर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड केजियाज फीलिंग टुवर्ड्स हर फादर चेंज? केजिया की जो फीलिंग है वो अपने पिताजी के लिए कैसे चेंज हो गई? तो केजिया की जो फीलिंग है वो चेंज कुछ इस तरीके से होती है, जब वो बीमार पड़ती है और उसे डरावने सपने आते हैं, तो रियलाइज़ करती है कि उसके पिताजी उसके लिए कितना केयर करते हैं, कितना उससे प्यार करते हैं, और यही सारी चीज़ें उसे हेल्प करती हैं अपने डर से काबू पाने में, और साथ ही साथ डेवलप करने में क्या, इमोशनल बॉन्डिंग। नेक्स्ट पूछा गया है, व्हाई कुड केजिया नॉट अंडरस्टैंड हर फादर्स बिहेवियर? केजिया अपने फादर के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को काफ़ी सीरियस ले लेती है और उसे मिसअंडरस्टूड करती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पिताजी का ऐसा बिहेवियर उसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फेलिंग टू रिकॉग्नाइज हिज जेन्युइन रीज़न, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी अपने पिताजी के लिए काफ़ी डेडिकेटेड हो जाती है कि नहीं, उसके पिताजी भी बेस्ट डैडी हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। व्हाई इज़ एल्बर्ट आइंस्टीन रिमेंबर एज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड? तो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये कहा गया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन को याद किया जाता है उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ के लिए। उनकी जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ रही हैं, वो बहुत ही रिवोल्यूशनराइज़, क्रांतिकारी रही हैं इन द टर्म्स ऑफ फिज़िक्स, और उनका जो कंसर्न रहा है पीस और ह्यूमैनिटी को लेके, ये उन्हें ग्रेट थिंकर बनाता है। नेक्स्ट चैप्टर 16 की बात करें, व्हाट डिफ़िकल्टीज़ डिड आइंस्टीन फेस एज अ चाइल्ड? यहाँ दिखाया गया है कि एज अ चाइल्ड आइंस्टीन काफ़ी स्लो थे स्पीच में, और उन्हें डिसलाइक, मतलब वो पसंद नहीं करते थे स्कूल के रिजिड सिस्टम को, काफ़ी बांध के रखने वाली परंपरा को। टीचर्स ऐसा मानते थे कि वो कमज़ोर हैं, बट उनकी जो क्यूरियोसिटी है और इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, और साथ ही साथ उनका जो परसिवरेंस है, ये बाद में उन्हें एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट क्वालिटीज़ मेड आइंस्टीन अ ह्यूमैनिटेरियन? आइंस्टीन का अपोजिशन, मतलब हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए ही खड़े रहना, लाइक वॉर के अगेंस्ट, कंसर्न फॉर वर्ल्ड पीस, और सपोर्ट करना क्या, इंटरनेशनल कोऑपरेशन,
मानवता के लिए। ये उन्हें वैल्यूएबल बनाता है ह्यूमन वेलफेयर में ओवर पर्सनल अचीवमेंट। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, द स्नेक एंड द मिरर। कहानी जहाँ पर स्नेक और राइटर का एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। व्हाट डज द स्टोरी कॉन्वे? ये स्टोरी हमें सिखाती है कि ह्यूमिलिटी एंड वॉन्ट्स अगेंस्ट द प्राइड। डॉक्टर्स वैनिटी disappears when he faces sudden danger, realizing the importance of modesty and presence of mind. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया है व्हाई डिड द स्नेक नॉट बाइट द डॉक्टर। तो स्नेक काफ़ी फैसिनेटेड हो जाता है अपने खुद के रिफ्लेक्शन को देख के मिरर में, और बिजी ही रहता है खुद की खूबसूरती को और ज़्यादा एडमायर करने में। साथ ही साथ ये चीज़ें अलाउ करती हैं डॉक्टर को कि वो वहाँ से स्केप, मतलब वहाँ से वो भाग जाए, ये टाइम मिल जाता है उसे। हाउ डिड द डॉक्टर स्केप फ्रॉम द स्नेक? तो डॉक्टर जब तक स्नेक उसकी बॉडी पे कॉइल्ड करके था, आपको याद होगा चैप्टर का सीन, तो उसमें एक लाइन आती है, डेथ इज़ 3 to 4 इंचेस अवे। तो डॉक्टर वहाँ पर मोशनलेस पड़ा हुआ है तब तक, जब तक कि स्नेक ने उसे कॉइल्ड किया हुआ है। जब धीरे धीरे वो मिरर की तरफ बढ़ता है और अपने ही रिफ्लेक्शन को देख के उसे एडमायर करता है, तो इस दौरान वो वहाँ से उठता है और भाग जाता है। चैप्टर नंबर 6, माई चाइल्डहुड। व्हाट वैल्यूज़ डिड अब्दुल कलाम लर्न फ्रॉम हिज पेरेंट्स? तो अब्दुल कलाम लर्न कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब्दुल कलाम लर्न करते हैं ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, काइंडनेस और साथ ही साथ हार्ड वर्क अपने पेरेंट्स से। इसके अलावा यहाँ पर दिखाया गया है कि उनकी जो मॉरल टीचिंग्स हैं वो अब्दुल कलाम के कैरेक्टर को शेप करने में, उनकी लाइफ को गाइड करने में और उनके अचीवमेंट को एक्सेलेंस तक लेके जाने में बहुत मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड कलाम एक्सपीरियंस कम्युनल हार्मोनी? कम्युनल अब्दुल कलाम विटनेस करते हैं कि पीपल वहाँ पर उनके जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, लेकिन सभी लोग एक साथ पीसफुली रहते हैं। उनके जो पिताजी हैं और उनके दोस्त हैं, उन्होंने सिखाया है उन्हें रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड यूनिटी, और साथ ही साथ समाज में एक साथ रहना भाईचारे के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट लेसन डज कलाम्स चाइल्डहुड गिव टू स्टूडेंट? अब कलाम का जो चाइल्डहुड है ये सिखाता है स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, सिंप्लिसिटी और मोरल वैल्यूज़, और उसके साथ ही साथ यूनिटी, एकता। किस चीज़ में? अचीव करना सक्सेस के लिए, और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना भविष्य में आगे चलकर। नेक्स्ट चैप्टर है पैकिंग। पैकिंग ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट याद रखिएगा आगे जब आप किसी कॉम्पिटिशन वगैरह का एग्ज़ाम देंगे तो पैकिंग बाय जेरोम के जेरोम, दैट विल हेल्प यू अलॉट। सी द क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करें, रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डिड संतोष यादव अचीव सक्सेस? तो संतोष यादव को सक्सेस मिलती है थ्रू डिटर्मिनेशन, करेज, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क से। वो अपना जो सोशल बैरियर है और अपना जो सोशल बैरियर है उसको तोड़ते हुए अपने फिजिकल हार्डशिप से वो फर्स्ट वुमेन बनती हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करती हैं। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जुनियावास गांव था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वहाँ पर लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बट इसके बावजूद भी ये पढ़ती हैं और अपना नाम रोशन करती हैं। एक लाइन आती है इस चैप्टर में, द पीपल अराउंड मी शुड बी चेंज्ड, नॉट मी। मेरे आसपास के जितने लोग हैं उन्हें बदलना चाहिए, मैं उनके लिए क्यों बदलूं? दिस इज़ वॉट दैट वी नीड फ्रॉम द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट क्वालिटीज मेड संतोष यादव रोल मॉडल? उनका परसिवरेंस, करेज, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड एडवेंचरस स्पिरिट, ये उन्हें इंस्पिरेशन बनाता है यंग पीपल में, और यंग पीपल में भी स्पेशली किसमें? गर्ल्स में, जो उनको देखती हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करती हैं। व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड संतोष यादव फेस ड्यूरिंग हर जर्नी? तो संतोष यादव फेस करती हैं सोशल रिस्ट्रिक्शन, फिनेंशियल प्रॉब्लम और एक्सट्रीम वेदर, और उसके साथ ही साथ फिजिकल एक्सॉशन। लेकिन उनका जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है ये उन्हें हेल्प करता है ओवरकम करना। ओवरकम मतलब चीज़ों में कमी लाना। किस तरीके की चीज़ें? ऑब्स्टिकल्स। उनके जीवन में जो भी लक्ष्य उन्होंने डिसाइड किया था उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितनी भी परेशानियां आ रही थी उन सभी परेशानियों को दूर करना। पार्ट 2 मारिया शरापोवा।
मारिया शारापोवा के बारे में ये कहा गया है कि हाउ डिड मारिया शारापोवा अचीव एक्सेलेंस इन टेनिस। तो मारिया शारापोवा ने एक्सेलेंस अचीव किया था अपनी डेडिकेशन से, सेक्रीफाइस से, डिटर्मिनेशन से और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से। इन सभी चीज़ों को उन्होंने अपनी लाइफ से कभी कम नहीं होने दिया। इतने हार्डवर्क के बावजूद भी वो हमेशा फोकस्ड रहीं और वर्ल्ड रिनाउंड टेनिस चैंपियन बनी आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट सैक्रिफाइस डिड मारिया शारापोवा मेक। तो मारिया शारापोवा के बारे में अगर आपको याद होगा तो 9 साल की उम्र में ही वो अपनी माँ से अलग हो गई थी और पिताजी जो उनको यूएस लेकर आए थे वो भी क्या करते थे, याद आया आपको? उनके पिताजी पैसे देते थे बट ही इज़ वर्किंग एज अ ड्राइवर, वो मिल नहीं पाते थे। मारिया सैक्रिफाइस हिज फैमिली लाइफ, चाइल्डहुड कंफर्ट एंड इमोशनल सिक्योरिटी। किस लिए? अपने टेनिस कैरियर को परस्यू करने के लिए। ये उनके रिमार्केबल कमिटमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन को दिखाता है। द बॉन्ड ऑफ लव, अगेन दिस चैप्टर इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सीबीएसई सिलेबस विच आई हैव इंक्लूडेड, कि अगर आप कहीं कॉम्पिटिशन वगैरह का एग्जाम दें तो वहाँ पर ही अगर चैप्टर आए तो कम से कम ये रहे कि हाँ आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 10, काठमांडू। काठमांडू का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रेशन डिड द ऑथर हैव ऑफ काठमांडू। ऑथर का काठमांडू के लिए काफ़ी लिवली, स्पिरिचुअल और क्राउडेड के साथ ही साथ कल्चरली रिच इम्प्रेशन है। वो एडमायर करते हैं, एडमायर मीन्स प्रशंसा करते हैं वहाँ के टेम्पल्स की, बस्लिंग मार्केट्स की और साथ ही साथ पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, हाउ डज़ द ऑथर डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल। तो आपको याद ही होगा एक पूरा पैराग्राफ ही इसके लिए डेडिकेटेड था आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में। द एटमॉस्फेयर इज़ क्राउडेड, chaotic and deeply religious, reflecting strong devotion and faith among the worshippers। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था काफ़ी क्राउडेड, chaotic और डीपली रिलीजियस था। और इसके साथ ही साथ जितनी सारी चीज़ें थी वहाँ के जो वर्शिपर्स थे, जो पूजा करने वाले लोग आए थे, वो सभी स्ट्रॉन्ग डिवोशन और फेथ, आस्था के साथ वहाँ पर लगे हुए थे। कहाँ? पशुपतिनाथ टेम्पल में। वॉट कल्चरल कंट्रास्ट डज द ऑथर नोटिस इन काठमांडू। जब ऑथर काठमांडू पहुंचा तो उसे दो चीज़ें बड़ी अलग दिखाई दी। कल्चरल कॉन्ट्रास्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। कियोस एंड काम, मॉडर्न लाइफ एंड ट्रेडिशनल, ये दो चीज़ें फिर से मैं बता दूँ, कियोस एंड काम, मॉडर्न लाइफ एंड ट्रेडिशन, इन दोनों चीज़ों को यहाँ कंट्रास्ट करके बताया गया है कि ये दोनों चीज़ें यहाँ होने के बावजूद भी काठमांडू की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो काफ़ी रिच है। लास्ट चैप्टर आपके बिहाइव का, मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके कोई भी सुझाव हैं, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा होगा कि ये मैंने कवर नहीं किया, तो प्लीज़ उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वी विल ट्राई टू हेल्प इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ आई वर यू, लास्ट चैप्टर, सवाल है, हाउ डिड गेरॉट सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर। तो आपको याद होगा वो फ़ोन के पास खड़ा था नियर बाय दीवान, तभी इंट्रूडर उसके घर में आता है थ्रू द विंडो। तो यहाँ सवाल पूछा गया है कि गेरॉड ने अपने आप को इंट्रूडर से कैसे बचाया। तो गेरॉड अपने इंटेलिजेंस का और प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करता है, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर आपको याद हो वो पूरे कॉन्वर्सेशन से ही पूरा का पूरा चैप्टर बिता देता है और उसे अपनी बातों में उलझाए रखता है। इसके साथ ही साथ वो इंट्रूडर को डराता है, बहलाता है, कैसे? अपने फ्रैंटिंग और क्लेवर साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से। और इसके साथ ही साथ वो उसे फोर्स करता है कि वो उसे जाने देगा विदाउट हार्मिंग हिम, बिना उसे नुकसान पहुंचाए। व्हाट मैसेज डज द प्ले कॉन्वे। ये प्ले आपको क्या सीख देता है? तो ये प्ले हाईलाइट करता है इंटेलिजेंस, करेंज और साथ ही साथ क्विक थिंकिंग को, क्योंकि अगर आपके तुरंत सोचने की क्षमता नहीं है तो किसी भी तरीके का डेंजरस सिचुएशन हो आप उससे संभल नहीं पाओगे। और डेंजरस सिचुएशन में आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 40, वाई डिड गेरॉड लिव इन आइसोलेशन। क्योंकि गेरॉड हमेशा अकेले रहता था, सोसाइटी से छिपा रहता था, हमेशा पुलिस डिटेक्शन और बाकी सारी चीज़ों से अलग रहना पसंद करता था। किस लिए? अपनी सेफ्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट मेक्स गेरॉड अ करेजियस कैरेक्टर। गेरॉड का कामनेस, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस
और उसे बोल्ड थिंकिंग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, जब ऐसी कोई सिचुएशन, जब वो प्रॉब्लम में हो, तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कामनेस, कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस के साथ साथ बोल्ड थिंकिंग वाले एटीट्यूड में रखना, वो प्रूव करती है उसके करेज को और प्रेजेंस ऑफ माइंड को। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें जो कि आपके लिए हो सकते हैं, तो विच कैरेक्टर फ्रॉम बिहाइव इंस्पायर यू द मोस्ट एंड वाई। तो संतोष यादव, ये आपके लिए अलग से एनालिटिकल क्वेश्चन जो बनते हैं उस सीरीज़ में आपके लिए बड़े हेल्प हो सकते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग में। तो संतोष यादव का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं संतोष यादव का कैरेक्टर आपको बहुत इंस्पायर करता है उनके करेज, परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर के जरिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें एक बेहतर इंसान, अलग इंसान बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट कॉमन वैल्यूज आर हाईलाइटेड इन बिहाइव प्रोज लेसन। तो हार्डवर्क, करेज, ह्यूमैनिटी, डिसिप्लिन, कंपेंशन, यूनिटी एंड मोरल इंटीग्रिटी, ये कॉमन वैल्यूज़ हैं। हाउ डज बिहाइव प्रमोट मोरल एजुकेशन। तो बिहाइव प्रमोट करता है मोरल एजुकेशन को बाय प्रेजेंटिंग इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरीज और साथ ही साथ एथिकल लेसन्स जो स्टूडेंट के कैरेक्टर को शेप करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन शेपिंग पर्सनैलिटी इन बिहाइव। तो एजुकेशन डेवलप करता है किसी भी स्टूडेंट में डिसिप्लिन, मोरल वैल्यूज़, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल स्ट्रेंथ, शेपिंग बैलेंस और पर्सनालिटीज़। सो ये रही पूरी वीडियो जहाँ पर हमने बात की है उन सभी क्वेश्चंस की जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी, और इसके बाद भी अगर आपके कोई सुझाव है, सलाह है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। विल ट्राई टू डेयर सॉल्व इट आउट योर प्रॉब्लम। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय, जय हिंद एवरीवन।